Hello students, welcome back to the Old School Tutor. This is the lecture 4 of our lecture series about the Indian polity. आज जो है हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने चैप्टर 1 शुरू किया था उसका तीसरा टॉपिक पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 यहाँ से शुरू करेंगे और हम देखेंगे आगे हम कितने सब टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है, ये सब टॉपिक जो है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक कांस्टेंट रूल है पूरी दुनिया का जो सबके लिए सेम है, और वो क्या है? वो है एवोल्यूशन। दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज जो है वो इवॉल्व होती है, और इसी तरीके से जो है इंडिया में जो रूलर्स थे इस टाइम के दौरान, इनका बिहेवियर जो है, इनकी स्ट्रेंथ जो है, इनका पावर जो है, वो भी इवॉल्व होता गया, बट नेगेटिव तरीके में। ये लोग जो है अपना पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी हुकूमत जो है धीरे धीरे लूज करते गए, और एट द सेम टाइम जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इवॉल्व हुए, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। वो लोग जो है ग्रो करते गए, किसमें? पावर में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स जो है इवॉल्व करते गए पावर में, स्ट्रेंथ में, इंडिया में, इंडियन टेरिटरीज में जो उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई थी, उन्होंने जो है नई नए एक्ट्स है, नई नई लेजिस्लेशन जो है वो जो है उनने सामने लाई, ताकि वो जितना वो स्ट्रेंथन खुद को कर रहे थे उससे ज़्यादा और वो प्रोविजंस अपने लिए बनाए, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते रहे। यही रीज़न है कि ये जो सारी लेजिस्लेशन है, जो सारे एक्ट्स हैं, ये धीरे धीरे आए। ठीक है, कोई ये पूछ सकता है कि इसमें सारे प्रोसेस में 100 साल क्यों लगे? अचानक क्यों नहीं कोई ऐसी, मतलब एक ही एक्ट आया जो उनने जो है एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया, उसको एक एक्ट के तौर पे दे दिया और बोला कि ये पावर्स जो है वो हमारे हैं? क्योंकि ये जो है, ये सारा प्रोसेस जो है, ये एक एवोल्यूशन के थ्रू हुआ, एक प्रॉपर एवोल्यूशन के थ्रू हुआ, जहाँ पे जो है पहले ब्रिटिशर्स पावरफुल होते गए, फिर ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट होता गया, और फिर धीरे धीरे जो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके दौरान जो ब्रिटिशर्स का ग्राफ है स्ट्रेंथ का, वो वापस आता गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो है ब्रिटिशर्स ने खुद को जो है अपने लिए कैसे प्रोविजंस बनाए खुद को और स्ट्रांग करने के लिए, और इससे पहले जो उन्होंने खुद को स्ट्रेंथन किया था उसकी वजह से वो क्या क्या ला पाए इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे। तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो है पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आई। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आई वो ये है कि इंडियन टेरिटरीज जो क्या थे, अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी इंडियन टेरिटरीज इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, उनको पहली बार क्या बुलाया गया? ब्रिटिश पोजेशंस। ये है कॉलोनियलिज्म का स्टेप, कि अब आप इंडियन टेरिटरी जो इंडिया में जो टेरिटरीज हैं जो ब्रिटिश के अंडर है, अब आप इनको इंडियन बुलाते ही नहीं हो। अब आप ये बोलते ही नहीं हो कि हम जो है इनको एडमिनिस्टर कर रहे, बट आप क्या बोलते हो कि ये टेरिटरीज ही ब्रिटिश की है, ये ब्रिटिश पोजेशंस है जो इस जोग्राफिकल लोकेशन में आती है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर 1, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? इसमें, इस एक्ट के तहत जो भी इंडियन टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उनको क्या बुलाया गया? ब्रिटिश पोजेशंस। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई? जो यही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो कहां पे थी? ब्रिटेन में थी, इंग्लैंड में थी। इसको सुप्रीम पावर दिया गया, ठीक है, ओवर व्हाट? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स मिलती थी यूरोप से, ब्रिटेन से,
तो उसमें क्या होता है, वो लोग इसको स्पॉन्सर करते थे और जो प्रॉफिट्स होते थे वो लोग ये शेयर करते थे, या जो ऑफिशियल्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये लोग भी जो है एक अच्छा से रखते थे कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी, वो शेयर होल्डर्स से रखते थे। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ये इसके बाद बंद कर दिए गए, और डायरेक्टली का किसके पास आया, कौन सुप्रीम पावर रहा जो एडमिनिस्टर करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटेन। ठीक है, ये दूसरी चीज है। क्या है, ब्रिटेन को बनाया गया, ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम पावर बनी जो कंट्रोल करेगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू के लिहाज से चाहे किसी एग्जाम कोई जो है एग्जाम का प्रीलिम्स हो या जेके एसएसबी का एग्जाम हो, उसमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट अभी तक ज्यादा इंपॉर्टेंट आया और अगला हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आया कि ब्रिटिश पोजेशंस कब सबसे पहले इंडियन टेरिटरीज को बुलाया गया, और अब जो अगला है कि कंपनी जो एडमिनिस्टर कर रही थी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया गया, जिसमें एक में कमर्शियल अफेयर्स जो है उसको अलग किया गया, और पॉलिटिकल अफेयर्स जो है उसको बोला गया कि ये अलग से जो है डील होंगे। अभी तक जो है दोनों चीजें एक ही बॉडी जो है वो एडमिनिस्टर कर रही थी। इसके बाद बोला गया कि ये जो दोनों अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज है ये अलग अलग से जो है एडमिनिस्टर होंगी, और इस जो कमर्शियल अफेयर्स को है इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डील करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीओडी भी लिखते हैं। सीओडी अगर आपके किसी एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि कमर्शियल अफेयर्स जो है वो कौन सी बॉडी डील करती थी, तो आप जो है उसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कमर्शियल जो है इट्स अबाउट मनी और सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी, तो इसको आप रख सकते हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मनी। तो सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये जो है कमर्शियल अफेयर्स को एडमिनिस्टर कर रहे थे, और पॉलिटिकल अफेयर्स जो है क्योंकि पॉलिटिक्स इज अबाउट कंट्रोल, तो इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है डील करने लगा। जो बॉडी पॉलिटिकल अफेयर्स को एडमिनिस्टर करती उसको बुलाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल एंड पॉलिटिक्स आर लिंक्ड, हेंस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बीओसी। कैश ऑन डिलीवरी सीओडी एंड मनी इज लिंक्ड, हेंस कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, और इस सिस्टम को जहां बाइफरकेट किया गया पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज को, गवर्नमेंट की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बाइफरकेट किया गया, इसको बोला गया ड्यूअल सिस्टम। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको क्या बोला गया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पहली बार कब आया ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट point of Pitt's India Act and second important for MCQ in Pitt's India Act। ठीक है, पहला क्या था, पहला ये था कि सबसे पहले जो है ब्रिटिश पोजेशन कब बोला गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरीज थी इंडिया में उनको सबसे पहले ब्रिटिश पोजेशन कब बोला गया या किस एक्ट के अंडर बोला गया, वो बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, और एक चीज मुझे आपको इसके बाद समझानी है, वो ये है कि जो यूरोपियंस है अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन, और जो यहाँ के अपने रूलर्स थे वो क्यों कमजोर होते गए, और उन्होंने जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल जो है बरकरार रख पाए इंडिया में। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हिस्ट्री में जो है बोला गया है कि एक सिस्टम जो सबसे पहले ब्रिटेन में आया और किसी के पास नहीं था, जिसने कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को हेल्प किया फ्लोरिश होने में,
वो है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग जो है सबसे पहले कहते हैं ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुई है, और उसकी वजह से जो है ये अपने पहले तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है ही, क्योंकि लैंडिंग मिल गई, तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी ऑन कर पाए। क्योंकि बहुत बार क्या हुआ, जो ये कंपनीज अलग अलग आती थी इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी कभी इनको लॉस वगैरह देखना पड़ता था, या इनका जो है कभी डेफिसिट क्रिएट होता था इन्वेस्टमेंट्स में, उसकी वजह से जो है इनको वकेट करनी पड़ती थी जगह। लेकिन क्योंकि बैंकिंग जो है इंडिया के ब्रिटेन के पास अवेलेबल थी, तो जब भी ज़रूरत पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को या बाकी कंपनीज जो ब्रिटेन ने बाकी जगहों पे भेजी होंगी पूरी दुनिया में, वो जो है बैंकिंग उनको हेल्प करती गई वहां पे जो है परसिस्ट करने के लिए और बाद में फ्लोरिश करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो कैरी करने के लिए भी, चाहे यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो रूलर्स थे तब, चाहे उनको ब्राइब करने के लिए, चाहे अपनी आर्मी जो है उसको केटर करने के लिए, चाहे यहाँ के जो तब कोई सर्वेंट्स होते, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते, या जो एम्प्लॉयज होते थे रूलर्स के कोर्ट्स में, उन सबको ब्राइब करने के लिए, अपने सैलरीज देने के लिए, यहाँ पे जो है अपने फोर्ट्स बनाने के लिए, उस सब के लिए ब्रिटेन को पैसे तो चाहिए होंगे ना। और ये पैसा हमेशा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता है, और ये पैसा अवेलेबल रखाने में बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा है। ठीक है, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद चलते हैं अगले एक्ट पे। तो हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, क्योंकि हम बार बार जो है चार्टर वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो हम ये भी समझेंगे कि चार्टर होता क्या है। चार्टर इज अ रिटन स्टेटमेंट, पहली चीज रिटन स्टेटमेंट ऑफ द राइट्स, बिलीफ्स एंड पर्पसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इन चार्टर्स के थ्रू ये क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उनके क्या राइट्स है। ठीक है, जो उनकी टेरिटरीज थी, कौन उनने अपनी कॉलोनीज बनाया था, जिन पे वो कब्जा जिन टेरिटरीज पे किया था, कॉलोनाइज किया था, उन पे उनकी क्या राइट्स हैं, या उनके उस एरिया के उन टेरिटरीज के लोगों पे उनके क्या राइट्स है, उनके क्या बिलीफ्स है कि वो क्या करना चाहते हैं, और क्या पर्पजेज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ क्या पर्पजेस थे, क्या बिलीफ्स थे, और क्या राइट्स थे, वो इन चार्टर्स के थ्रू जो है उनको एक्सप्लेन करते थे, डिफाइन करते थे, डिक्लेयर करते थे। ठीक है, तो ये हो गया जी चार्टर का मतलब। इसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे। चार्टर एक्ट ऑफ 1973 जो है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 1786। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मेरे को दो राइट्स चाहिए। एक, जो उसका अपना काउंसिल है, वो लोग अगर कुछ डिसाइड करते हैं, उस डिसीजन को ओवरराइड करने का मतलब, जो उन्होंने डिसाइड किया है उसको रद्द करके, खारिज करके, कैंसिल करके जो मैं बताऊं वही फाइनल डिसीजन होगा इन स्पेशल केसेस। ठीक है, वो ये चीज मांगते हैं। और दूसरी डिमांड वो करते हैं कि उनको जो है जी कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक है, और इवेंचुअली जो है ये दोनों डिमांड्स क्या, ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस एंड टू बी द कमांडर इन चीफ, ये दोनों मानी जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है इवेंचुअली, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है, ये दोनों एक्ट, ये दोनों राइट्स जो है, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो भी गवर्नर जनरल्स आएंगे उनको एक्सटेंड करता है ये राइट, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो बाकी प्रेसिडेंसीज है उनके जो गवर्नर्स है उनको भी अपने एरियाज के जो है
ये राइट मिलता है कि उनके काउंसिल्स का जो डिसीजन है वो उसको ओवरराइड कर सकते हैं स्पेशल केसेस में। ठीक है, ये आया पॉइंट नंबर 1 किसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। दूसरा क्या आया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी मोनोपोली थी ट्रेड पे इंडिया में। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, मोनोपोली क्या होता है कि वो काम सिर्फ वही एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी, और ब्रिटेन से जो है, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ नहीं करती कि वो लोग वो काम जो है वो कर दे। ठीक है, तो 20 साल के लिए ये हर बार जो है 20 साल के लिए एक्सटेंड होता था। तो 1793 में फिर से 20 इयर्स का जो है एक्सटेंशन मिल गया इनको, किस चीज के लिए, फॉर ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली का मतलब है इनके बगैर ये कोई और नहीं कर सकता है, किसी और का पावर नहीं है कि वो इंडिया में जो है ट्रेड करेंगे जो ब्रिटिश ओरिजिन के होंगे, जो ब्रिटिश से आए होंगे। तो ये जो है 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, तीसरी चीज जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में जो है BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके जो मेंबर्स थे उनकी सैलरी जो है वो ड्रॉ की जाएगी फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। कहां से जो आता है, इंडिया से। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें जो है जो भी मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे या यूरोपियंस होते, इंडियन नहीं थे इसमें। तो और ये काम क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर रहे थे, तो फिर भी जो है इस चार्टर के एक्ट डिसाइड किया गया कि जो इंडिया से रेवेन्यू क्रिएट होगा, जो जो कॉलोनीज थी, जो टेरिटरीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, उनमें से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसी से जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो गाइस जो चार्टर एक्ट वाली सीरीज है उसमें अब हमारे टोटल 3 जो है टॉपिक्स बचते हैं। एट तो 1813 है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, और अगली क्लास में 1833 और 1853, ये दो ये दो लेक्चर्स जो है, सब टॉपिक्स जो है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी जो है 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो है हम खत्म करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हमने बात की ट्रेड मोनोपोली के बारे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती थी। तो अब क्या हुआ 20 साल बाद, क्योंकि वो वाला ट्रेड मोनोपोली जो है उनको 1793 में मिला था, तो एग्जैक्टली 20 साल बाद जो उनको 20 साल का ट्रेड मोनोपोली मिला था अप टू 1813, वो अब खत्म हो गया। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। इनको जो है कोई 20 साल का और एक्सटेंशन नहीं मिला, लेकिन दो चीजों का जो है इनका मोनोपोली जो है कंटिन्यू रखा गया। एक, जो भी ट्रेड ये चाइना के साथ करना चाहे। दूसरा, चाय, टी के साथ, जो टी का ट्रेड है प्लस चाइना के साथ जो ट्रेड है, इन दोनों को नहीं रोका गया, इन दोनों को जो है अलाउ किया गया, मोनोपोली जो है कंटिन्यू रखी गई। लेकिन बाकी की जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड करने की इंडिया में, वो जो है खत्म की गई। पॉइंट नंबर 1। वो क्वेश्चन है कौन सा ऐसा चार्टर एक्ट है जिसके अंदर जो है ट्रेड मोनोपोली जो है वो खत्म की गई, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनकी मोनोपोली बरकरार रही, कंटिन्यू रही ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बाकी खत्म की गई। उसमें क्या आएगा जवाब, चाइना एंड टी। ठीक है, और भी क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकती है।
वो आपको जो है जब आप बार बार रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उनके रिलेटेड जो कंफ्यूजन होंगे वो दूर होते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज क्या हुई कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया गया कि वो इंडिया आए और यहाँ के लोगों को जो है एनलाइटन करे। ठीक है। एनलाइटमेंट क्या होता है, इसमें एक वर्ड आएगा आपको, लाइट। ठीक है। अंधेरे से बाहर निकालना इज एनलाइटमेंट। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू विजडम है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट जो है, वर्ल्डली कॉन्सेप्ट जो है, सिविलाइज्ड। तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो है साउथ एशियन पीपल जो है वो अनसिविलाइज्ड थे, इसलिए जो है वो लोग उनने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को जो है परमिशन दिया कि वो यहाँ आए और लोगों को जो है सो कॉल्ड एनलाइटमेंट दे। ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि पर ईयर 1 लाख रुपए बजट में से खर्च किया जाएगा टू एजुकेट इंडियंस। जो फॉर्मल एजुकेशन है उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको इस तरीके में डिफाइन करते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो है वो अब उनको समझ आ गया था कि इंडियंस को जो है इनके वेलफेयर के लिए भी काम करना ज़रूरी है। लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो इसको डिफाइन करते हैं, और प्रॉब्ली जो बात सच है वो ये है कि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी और ब्रिटिशर्स को यहाँ की नेटिव लैंग्वेजेस नहीं आती थी, और एक गैप बन रही थी, एक वैक्यूम बीच में क्रिएट हो रहा था इंडियंस को जो है एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है। इसलिए क्या सोचा ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग तो नहीं सीखेंगे इनकी लैंग्वेजेस, पर इनको हमारा तरीका और हमारी लैंग्वेजेस सिखाएंगे। हम हमारे तरीके का साइंस, हमारे तरीके की जो फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है वो पढ़ाएंगे। ठीक है। और वहां तक पढ़ाएंगे जहां तक कि हमारे जो है सबऑर्डिनेट्स बने रहे। ठीक है। तभी जो जब ब्रिटिशर्स जब तक इंडिया में थे, मोस्टली जो सबऑर्डिनेट पोस्ट थे, नीचे वाले पोस्ट थे, अगर हम जो है बाइफरकेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट, तो एक लाइन क्रिएट, इमेजिनरी लाइन क्रिएट की गई थी, उसके नीचे के जो एम्प्लॉयज थे वो इंडियंस थे और उसके ऊपर के जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। इस लाइन तक की पढ़ाई कराने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे टू एजुकेट इंडियन। ठीक है। तो गाइस, दिस वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर यू। ठीक है। अगली क्लास में जो है जो हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद जो है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी रूल जो हमने दूसरी क्लास में डिस्कस किया था वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम क्राउन रूल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।